अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। हम आज लेक्चर 5 कर रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने डायरेक्ट रिलेशन शुरू किए थे। ये एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से जो आपकी तैयारी है उनके लिए ये बहुत ज़रूरी डाटा है। आज हम डायरेक्ट रिलेशन का एक दूसरे अंदाज में एक डायरेक्ट रिलेशन को देखेंगे। उसकी भी कई टाइप्स होती हैं डायरेक्ट रिलेशन की। एक दूसरी टाइप हम आज देखेंगे। तो हमारा लेक्चर 5 जो है वो डायरेक्ट रिलेशन विद स्क्वायर ऑफ अ क्वांटिटी है। जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। उसमें इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पे कोई पावर नहीं थी, सिंपल 1 थी। पर कोई पावर ना होने का मतलब वो पावर 1 थी। आज हम देखेंगे अगर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के ऊपर स्क्वायर हुआ तो उससे डिपेंडेंट क्वांटिटी किस तरह चेंज होगी। तो मैथमेटिकली अगर ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है और ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है तो ये इसका मैथमेटिकल रिलेशन बनता है कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द बी। याद रखें ये बी के स्क्वायर नहीं है, बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका सिंपल अगर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करें तो वो ये याद दहानी के लिए आपकी, वैसे तो वो डायरेक्ट रिलेशन जो भी होगा उसमें क्वालिटेटिवली यही बात होगी कि अगर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बढ़ेगी तो डिपेंडेंट भी बढ़ेगी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी डिक्रीज़ होगी तो डिपेंडेंट क्वांटिटी भी डिक्रीज़ होगी। तो ये आपकी याद दहानी के लिए होता है कि जब आप एमसीक्यू कर रहे हों तो आप फ़ौरन ये चीज़ पिक कर लें कि कौन से ऑप्शन बिल्कुल ही आप निगलेक्ट कर देंगे और किन ऑप्शंस पे गौर करेंगे। तो तो क्वालिटेटिवली तो सिंपल मतलब क्या है कि अगर बी इंक्रीज़ हो रहा है तो ए भी इंक्रीज़ होगा, ये मतलब है सिंपल। तो अब ये एग्जांपल्स हैं इसके कुछ, जिसमें काइनेटिक एनर्जी वर्सेस स्पीड है या वेलोसिटी कह लें, रेंज और हाइट और प्रोजेक्टाइल वर्सेस इनिशियल वेलोसिटी है। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इन तमाम क्वांटिटी को लिखें एक पेज पे और उनके मैथमेटिकल रिलेशन भी लिखें साथ में, ताकि आपको एक्चुअली अंदाज़ा हो कि इनके ये फार्मूला कौन सा है जहाँ से हमने ये रिलेशन लिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इनमें से एक रिलेशन लिखता हूँ, ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इन मास स्प्रिंग सिस्टम। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है इसमें वो बराबर होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये इसका फार्मूला है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है अगर ये कांस्टेंट हो, यानी स्प्रिंग चेंज ना हो, ना उसकी लेंथ चेंज हो, ना स्प्रिंग चेंज हो। इस तरह और भी आप सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसका फार्मूला भी आपको पता है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह फार्मूले इसके बनाएं और एक पेज पे इसको लिखें ताकि आपको पता हो कि इस तरह के बुक में और भी हैं, ये तो कुछ हैं 10-12 होंगे, और भी हैं, तो वो आपने किस तरह निकालने हैं, किस रिलेशन के अंदर उनको पुट करना है। इसके बाद सॉरी ये थोड़ा फार्मूला मैंने गलत लिख दिया है, एम वी स्क्वायर ओवर आर है, एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो अगर आप देखें एक फार्मूला अगर आपको पता हो तो आपको पता है वी स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, फिर एम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, आर के साथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो इस तरह आप एक फार्मूले से ख़ुद भी ये क्वांटिटीज़ का रिलेशन निकाल सकते हैं। तो इस तरह बाकी का भी आप ये सारा एक पेज पे यहाँ पे वीडियो पॉज करके ज़रूर निकालें, और बुक में बाकी जो हैं रिलेशन इससे रिलेटेड वो भी आप लिस्ट आउट करें। अब इसमें हम सिंपल यहाँ पे जो भी हमने बात की है कि अगर इनमें से एक क्वांटिटी बढ़ेगी, यानी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बढ़ेगी तो डिपेंडेंट भी बढ़ेगी।
तो मसलन काइनेटिक एनर्जी वर्सेस स्पीड है, या टर्मिनल वेलोसिटी वर्सेस रेडियस डायमीटर है। तो टर्मिनल वेलोसिटी अगर मैं कहता हूँ कि डायमीटर इंक्रीज़ हो रहा है पार्टिकल का, जो स्फेरिकल पार्टिकल है उसका डायमीटर अगर बढ़ रहा है या रेडियस बढ़ रहा है, तो टर्मिनल वेलोसिटी भी इंक्रीज़ होगी। या कोई भी आप ले लें, स्पीड इंक्रीज़ हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। बड़ी लॉजिकल बात है, सिंपल। कितना इंक्रीज़ होगी वो हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में देखेंगे। तो ये सारी इसमें आती हैं, ये जितनी हमने एग्जांपल देखी हैं। अब है क्वांटिटेटिव एनालिसिस कि कैसे बढ़ेगी। डिपेंडेंट क्वांटिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद द स्क्वायर ऑफ द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है कि A इज़ प्रोपोर्शनल टू, अगर B स्क्वायर है तो अगर जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है B वो अगर डबल हो गई है या 2 टाइम इंक्रीज़ हुई है, तो जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो 4 टाइम बढ़ेगी, स्क्वायर के साथ बढ़ेगी। डबल हुआ है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो पहले से 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। पहले उसकी जो भी वैल्यू थे उससे 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह ट्रिपल करके देख लें या इस तरह करके, उसका मैंने एक चार्ट बना दिया आपको कि डबल करेंगे तो 4 टाइम्स, ट्रिपल करेंगे तो 9 टाइम्स, 4 टाइम्स बढ़ाएंगे क्वाड्रुपल होगा तो 16 टाइम्स, हाफ करेंगे तो 4 टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा, √2 टाइम डिक्रीज़ करेंगे तो हाफ हो जाएगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो चूंकि डिक्रीज़ हो रहा है तो इसने भी डिक्रीज़ होना, तो हाफ हो जाएगा। इस तरह अगर इंक्रीजेस बाई √2 टाइम्स हो, यानी इंक्रीजेस बाई √2, तो यहाँ पे डबल हम लिख देंगे। तो ये आप एक चार्ट इस तरह का बना सकते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस को शो करता है। अब इससे रिलेटेड जो क्वांटिटी हैं उनको हम देख लेते हैं। अब जैसे फ़र्ज़ करें काइनेटिक एनर्जी वर्सेस स्पीड है, तो अगर मैं कहूँ कि स्पीड जो है इनिशियली फ़र्ज़ करें, मैं कहता हूँ 10 मीटर पर सेकंड थी, कार जा रही थी और उसकी स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकंड है, और अब वो हो गई है 40 मीटर पर सेकंड। तो काइनेटिक एनर्जी में किस तरह चेंज आएगा, कितनी इंक्रीज़ होगी या कितनी होगी, वैल्यू भी दी हो सकती है, या कहा जा सकता है कि के वैल्यू है तो अब कितनी होगी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 4 गुना बड़ा है, 10 से 40 है तो एक्सक्यूज़ मी, 10 से 40 पे गए हैं तो 4 गुना बड़ा है। तो हमने देखा है स्क्वायर के साथ होना, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है जी 16। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपको विदाउट एनी सॉल्व करने की बजाय सिंपली आप क्या कह दें कि अगर 10 पे के थी, 10 पे उसकी वैल्यू के थी, या जो भी आप इसको नाम देना, सी नाम देना है, के देना, तो यहाँ पे 16 के हो जाएगी। या वैल्यू आप लिख लें जी 10, फ़र्ज़ करें 20 जूल थी, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है, तो 320 जूल हो जाएगी। तो इस तरह आप विदाउट सॉल्विंग या बाय पुटिंग वैल्यूज़ इन फार्मूला, आप सिंपली इस रिलेशन, सिर्फ आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि ये आपका रिलेशन है, तो आप इंस्टेंटली 5 सेकंड के अंदर अंदर बता देंगे। इस तरह एक हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स की है, mv²/r। फोर्स और वेलोसिटी का इस तरह का रिलेशन है जो हम पढ़ रहे हैं, स्क्वायर वाला। इसमें हम एक दूसरा काम करते हैं कि फ़र्ज़ करें इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमने फाइंड करनी हो और डिपेंडेंट गिवन हो, यानी आपको सेंट्रीपिटल फोर्स गिवन हो जी कहा जाए कि 4 गुना बढ़ गई है, सेंट्रीपिटल फोर्स 4 गुना बढ़ गई है पहले के मुकाबले, या रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इतनी है, तो उसके लिए जो वेलोसिटी है वो कितनी चेंज हुई होगी। ठीक है, असल में तो इसने ही चेंज किया है उसको, लेकिन अगर मैथमेटिकली इस तरह पूछा जाए कि अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है वो 4 टाइम्स ज़्यादा हमें रिक्वायर है, तो उसके लिए वेलोसिटी में कितना चेंज आया होगा।
तो वो जो चेंज आया होगा वो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो अब चूंकि देखें आपने इस वेलोसिटी को निकालना है, इंडिपेंडेंट को, तो इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर आपको ख़त्म करना पड़ेगा। स्क्वायर जब ख़त्म करेंगे तो इधर स्क्वायर ख़त्म हुआ, स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप फिर वेलोसिटी का जो रिलेशन बनेगा, जो नई जो वेलोसिटी होगी, पहले अगर v थी तो अब वो कितनी होगी? v प्राइम बराबर हो जाएगी 4 की, आप क्या ले लें जी, स्क्वायर रूट ले लें, और ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी। तो सिंपल मतलब है कि अगर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स 4 गुना बड़ी है तो वेलोसिटी डबल हुई होगी, और इसको हम पहले बता चुके हैं, लेकिन लिखने का थोड़ा डिफरेंट अंदाज है कि अगर डिपेंडेंट क्वांटिटी 4 गुना बड़ी है तो इंडिपेंडेंट डबल हुई होगी। ये हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन बताने का तरीका डिफरेंट है। फिर आते हैं एक कि रेशो में जब आपको क्वेश्चन आते हैं कि रेशो दी होती है एक क्वांटिटी की, दूसरी की फाइंड करनी होती है आपने, तो ये रिलेशन है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, तो जब रेशो देखेंगे अगर A1 ऊपर है तो B1 भी ऊपर होगा, A2 नीचे है तो B2 भी नीचे। ये डायरेक्ट रिलेशन की निशानी है। इनवर्स में अगर A1 इधर है तो B1 नीचे होता है, और ये हम कर चुके हैं पहले 3 लेक्चर में। और फिर B के ऊपर स्क्वायर है तो इसका ये होल स्क्वायर आ जाएगा। ये तो तब है जब आपको इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की रेशो दी हो और डिपेंडेंट की पूछी जाए, तो हम सिंपली क्या करेंगे, उनका स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट में आपको पता है ऑर्डर चेंज करना ही नहीं होता, वो तो इन्वर्स रिलेशन में आप ऑर्डर चेंज करते हैं। ऑर्डर सेम रहना तो सिंपल हम सिर्फ स्क्वायर लेंगे, तो आपके पास डिपेंडेंट क्वांटिटी की रेशो भी आ जाएगी। लेकिन अगर डिपेंडेंट क्वांटिटी की रेशो गिवन हो और इंडिपेंडेंट की निकालनी हो, तो आपको पता है कि स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी तो ये है, तो स्क्वायर रूट आ जाएगा डिपेंडेंट क्वांटिटी पे। तो अगर डिपेंडेंट क्वांटिटी गिवन है और इंडिपेंडेंट पूछी है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, और अगर इंडिपेंडेंट दी हुई है, डिपेंडेंट पूछी है, तो स्क्वायर ले लेंगे। तो ये प्रैक्टिस से चीज़ें आपकी बड़ी ज़बरदस्त क्लियर हो जाएंगी अगर आप प्रैक्टिस करें, आधा पौना घंटा इसको दें। इसकी हम एग्जांपल कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें इनिशियल वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसकी रेशो अगर हमें फ़र्ज़ करें गिवन हो कि रेशो है जी, चलें कोई भी लिख लें, 1:3 की रेशो है, और आपको पता है इसका जो फार्मूला है वो इस तरह है रेंज का। तो ये रेंज का फार्मूला है, तो अगर हम वेलोसिटी का और इनिशियल वेलोसिटी का और रेंज का आपस में रिलेशन देख रहे हैं तो g कांस्टेंट है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी हम सेम रख रहे हैं, 30 है तो 30 दोनों सूरत में, चाहे इतनी है वेलोसिटी चाहे इतनी है। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, दो चीज़ों का रिलेशन जब आप फार्मूले में देखते हैं तो बाकी को कांस्टेंट रख रहे होते हैं। बहरहाल तो ये स्क्वायर के साथ वेरी करता है वेलोसिटी के। तो आपको पता है डायरेक्ट रिलेशन है, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने ऑर्डर चेंज नहीं करना। वो इधर 1 है तो वही लेफ़्ट साइड पे रहेगा और 3 इधर रहेगा, लेकिन चूँकि स्क्वायर है तो हम स्क्वायर भी ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 19। यानी अगर आप एक प्रोजेक्टाइल को 30 के एंगल पे फेंकते हैं और उसको 10 मीटर पर सेकंड से फेंकते हैं, तो उसकी रेंज अगर R आती है, और उसी प्रोजेक्टाइल को 30 के एंगल पे 30 मीटर पर सेकंड से फेंकते हैं, यानी 3 गुना वेलोसिटी बढ़ा के फेंकते हैं, तो उसकी जो रेंज आएगी वो पहले के मुकाबले में 9 टाइम्स ज़्यादा आएगी, 9R आ जाएगी। तो बहरहाल ये इसकी रेशो आप इस तरह निकाल लेंगे। इसकी प्रैक्टिस करें डिफरेंट क्वांटिटीज़ के साथ। इस तरह ये है हाइट इन फ्री फॉल, फ्री फॉलिंग बॉडीज़ जिसमें एक्सेलरेशन g के बराबर होता है। फ्री फॉलिंग का मतलब ये होता है कि जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो g के बराबर हो, फ्री फॉल, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। अब फ्री फॉल जो है, जो हाइट है, कितनी हाइट है और टाइम कितना है, इनका रिलेशन अगर आप देखें तो वो इस तरह आता है। सेकंड इक्वेशन लगाएं तो h इज़ इक्वल टू हाफ GT² के बराबर आता है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है जब आप ड्रॉप करते हैं किसी बॉडी को। फ़र्ज़ करें आप मीनार पे खड़े हैं, किसी छत पे खड़े हैं, टॉवर पे खड़े हैं,
तो वो जो भी हाइट होगी, अगर आप उस वहाँ पे बॉडी को ड्रॉप कर दें तो वो नीचे पहुँचने तक कितना टाइम लेगी। तो ये रिलेशन है। तो इस रिलेशन में अगर आप देखें, इस रिलेशन की हद तक अगर आप देखें तो यहाँ पे टाइम के साथ स्क्वायर आ रहा है। तो अगर आपको हाइट की रेशो दे दी जाए कि फ़र्ज़ करें आप एक टावर पर खड़े हैं और एक दूसरा बंदा दूसरे टावर पे खड़ा है और एक दोनों ने एक बॉल जो है, जो बॉल्स हैं वो ड्रॉप की हैं, तो हाइट की रेशो दे दी कि फ़र्ज़ करें हाइट की रेशो है √3 और 2, ये रेशो है। कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से अज्यूम कर सकते हैं कि एक की जो हाइट है वो दूसरे के मुकाबले में इतनी है। तो आपने सिंपली क्या करना है, आप देखें टाइम निकालना है तो टाइम के ऊपर स्क्वायर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट h के ऊपर आ जाएगा। तो डायरेक्ट रिलेशन है। तो आपने क्या करना है, चलें इस तरह थोड़ा सा आपको ना मुश्किल हो जाएगा, ये वैल्यू 3/2 कर लेते हैं हम इसकी, क्योंकि वो डबल उसमें जज़र आ जाएगी, फिर स्क्वायर रूट 2 बार आएगा तो लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। 3/2 की ले लेते हैं। तो अब सिंपली क्या करना है, तो टाइम की क्या रेशो होगी, √3 √2, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, ऑर्डर चेंज नहीं होगा, और टाइम फाइंड करना है तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो इस तरह आप जो टाइम लेंगे उसकी रेशो आ जाएगी। तो आप ये इस तरह कर, मसलन आपको मैं एक थ्योरेटिकली बात बताता हूँ कि अगर आप एक टावर, दो बंदे हैं टावर, डिफरेंट टावर्स पे खड़े हैं, एक की हाइट दूसरे के मुकाबले में आधी है तो अगर 1:2 की रेशो हो तो उस सूरत में जो टाइम की रेशो होगी वो 1 का स्क्वायर रूट लें 1 ही रहता है, और 2 का स्क्वायर रूट लें तो 1.4 आता है, 41 आता है। तो इस तरह आप टाइम नोट कर सकते हैं। आपको टाइम की मदद से, स्टॉप वॉच से आप टाइम देखें, उसकी मदद से आप उस टावर की अप्रॉक्सीमेटली उसकी हाइट बता सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन होती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं कि इस टावर की हाइट कितनी है। बहरहाल आगे है जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसमें आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एवरेज ट्रांसलेशनल एवरेज वेलोसिटी अगर लें आप, RMS वैल्यू जिसे हम कहते हैं, वो अगर हम लेते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो उनका रिलेशन आपको पता है, उसी को होता है डिफाइन। तो ये भी उसी रिलेशन का, तो इसका ग्राफ हमेशा इसी तरह का बनेगा ऐसे। नॉर्मली हमारे यहाँ जो क्वांटिटीज़ हैं, हम उन्हें कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़, वो पॉजिटिव हैं, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं उस एक्सिस पे, ठीक है। तो इस तरह आ जाएगा। इसी तरह फ़र्ज़ करें काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी है, अगर यहाँ पे सिर्फ v हो ना, ये स्क्वायर ना हो, तो ग्राफ इसी तरह का बनेगा, यही ग्राफ आएगा। मसलन अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊं, ये देखें जी, ये v है, मैंने स्क्वायर ख़त्म कर दिया, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरह का आएगा। तो ये ग्राफ बनेगा उसका, जो हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन अगर v स्क्वायर आ जाए तो v स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बन जाएगा, तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा। यानी अगर मैं यहाँ पे v स्क्वायर लिख दूँ इस एक्सिस पे, तो अगर v स्क्वायर के साथ ग्राफ बनेगा तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि v स्क्वायर के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और v के साथ होगा तो वो इस तरह का नॉन लीनियर ग्राफ आएगा, क्योंकि ये v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, v स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह हमारी बुक में कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिसमें नेगेटिव भी हम लेते हैं एक्सिस की वैल्यू इंडिपेंडेंट की, जैसे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस ½ kx² आता है हमारा स्प्रिंग सिस्टम में। पोटेंशियल एनर्जी वो ½ kx² के बराबर है। तो उसमें आपको पता है x जो है एक नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ होता है, एक प्लस की तरफ। तो अगर ये नेगेटिव एक्सट्रीम का -x है और ये पॉजिटिव की तरफ है +x, और तो ये ज़ीरो है x की वैल्यू,
तो उसमें आप देख सकते हैं x 0 पुट करें तो इस तरह होगा, और अगर -x पुट करेंगे तब भी वैल्यू पॉजिटिव में ही आनी है पोटेंशियल एनर्जी की। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन में इन मैस स्प्रिंग सिस्टम। तो वो ग्राफ इस तरह का बन जाएगा, ये आपने बुक में देखा भी होगा इस तरह का ग्राफ। तो इस तरह भी आ सकता है अगर आप इस रिलेशन में देखें तो मैथमेटिकली तो ऐसे ही लिया जाता है हमेशा ये ग्राफ, लेकिन चूँकि हम फिज़िक्स में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं तो उसमें नॉर्मली ये नेगेटिव साइड नहीं होती, तो हम यही लेते हैं। अल्लाह हाफिज़ भी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम एक और डायरेक्ट रिलेशन की एक टाइप पढ़ेंगे।